पुराने सियासी लीडर से बात की तो उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला का मिजाज बिल्कुल वैसा है जैसा शेख साहब का मिजाज था। तो आप तो बेटी हैं। नहीं, वो तो ख्वाब में भी किसी का नहीं है। तो सब मिनिस्टर वहाँ पे हाजिर थे जो शेख साहब के अपने कैबिनेट के थे, और उसमें बहुत ही सीनियर लोग थे, मैक्सिमम लोग बहुत ही सीनियर थे। और फारूक साहब उठे और तकरीर की जोश में आके उन्होंने कहा ये तो सब के सब, यूँ करके कहा, ये तो सब के सब चोर हैं, इनको उठा के डल में फेंकना चाहिए। हिंदुस्तान का तो कमर तोड़ दी इन्होंने, हिंदुस्तान की, क्योंकि जो दौलत हिंदुस्तान के पास थी या अभी भी है वो सारी लुटाई जा रही है कश्मीर के पीछे। कुछ तो ब्राइब देने में, कुछ आर्मी के पीछे पीछे, कुछ पुलिस के पीछे पीछे, सारा पैसा इधर लुटाया जा रहा है। हिंदुस्तान वाले जहाँ थे, पूरी बाकी रियासतें उधर ही हैं जहाँ पड़े हुए हैं, भीख मांग रहे हैं। जो भी तब से बना है आज तक आप बता दीजिए कहाँ पे क्या नया बना। पिछलों को ही इनॉग्रेट करते हैं अपने बाप दादा के नाम से, भाई वो किसने किया हुआ है वो कोई नहीं बोलता। तो अब ये 77 से 83 तक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो है खुद उनने हुकूमत चलाई, उस हुकूमत के ऊपर भी करप्शन के इल्ज़ामात लगे। उस हुकूमत में भी जिन लोगों को मिनिस्टर बनाया गया, कहा गया कि उनमें से बहुत बेशतर लोगों ने जो है बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ बनाई, और इस वक्त कश्मीर के बड़े लोगों में वो भी शामिल होते हैं। क्या बेगम तो जब आजकल भी ये लोग कुरेद के देख रहे हैं तो वो तो आज तक तो वो फांसी चढ़ गए होने चाहिए थे। अगर नहीं, मैं सिर्फ उन 6 सालों की बात कर रहा हूँ क्योंकि आप शाहिद रही हूँ, मैं तो था ही नहीं। तभी तो मैं बता रही हूँ ना जी। तो आप क्या समझते हैं कि उनको वो आज तक बचे रहते? फिर कैसे बचते? आज तो एक आना इधर से उधर हो जाए तो उस पर फांसी लग जाते हैं लोग। वो क्या बच जाते जिन्होंने करोड़ों बनाए थे? और ये ज़मीन ऐसी चीज़ है उसको कोई हजम तो नहीं ना कर सकता, वो तो सामने है, नज़र में है। जी बिल्कुल। तो अब ये लोग जो आज बोलते हैं, ये तो हमें बोलते हैं जो हमारे पता नहीं कितने हज़ार सालों की ज़मीन है हमारी, जिस पे हमारे घर हैं, वो उसको कहते हैं जी ये करप्शन से। भाई उस ज़माने में तो यहाँ करप्शन का नामो निशान नहीं था। करप्शन की भाग दौड़ जो बीज बोया गया वो तो 53 में हुआ। अब जी चावल मुफ्त मिलेगा, अब जी ये मुफ्त हो जाएगा, आटा मुफ्त हो जाएगा। फिर उससे क्या हुआ? 1983 1982-83 की मैं बात करूंगा। शेख साहब अलील थे, बीमार थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो हैं वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला प्रेसिडेंट बना दिए जाते हैं। जबकि एक धड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताकतवर और मजबूत धड़ा ये मानता था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अभी नाफहम हैं, सियासी सूझबूझ कम रखते हैं, और जीएम शाह को जो है उनको जो है बनाया जाना चाहिए। ये भी कहा जाता है कि पर्दे के सामने तो जीएम शाह थे, लेकिन आम लोगों के बीच में ये बात थी कि ये सारी सियासत जो है वो जीएम शाह की जो बेगम है खालिदा शाह, वो सारी सियासत कर रही हैं। वो नहीं चाहती हैं कि उनका भाई जो है वो सरपरस्त आला बने, बल्कि उनके मियाँ जो है वो सरपरस्त आला बनने चाहिए। तो क्या इसमें कोई सदाकत है या ये भी वही अफवाह है जैसे कश्मीर में उड़ती रहती है? मैं आपको बताऊं, जब मेरे वालिद बीमार ही थे, बीमारी के दौरान उन्होंने कम से कम 2-3 बार जीएम शाह साहब से कहा कि आप संभाल लीजिए क्योंकि मेरी सेहत गिरती जा रही है, आप संभाल लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं आपकी ज़िंदगी में ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता, और ये सब जानते हैं। ये वो छुपी अलग से बैठ के नहीं बात की, वो सबके सामने बात करते थे। लेकिन उन्होंने नहीं माना। अगर उनका ये मानना होता तो उससे बेहतर चांस और क्या था जी, आप मुझे बताएं। और फिर जब इतना लंबा चक्कर हुआ, उसकी भी दाग बेल अगर देखा जाए तो उस वक्त जब बहुत भारी जलसा हुआ फारूक साहब का इकबाल पार्क में जी, तो सब मिनिस्टर वहाँ पे हाजिर थे जो शेख साहब के अपने कैबिनेट के थे, और उसमें बहुत ही सीनियर लोग थे, मैक्सिमम लोग बहुत ही सीनियर थे। और फारूक साहब उठे और तकरीर की जोश में आके उन्होंने कहा ये तो सब के सब, यूँ करके कहा, ये तो सब के सब चोर हैं, इनको उठा के डल में फेंकना चाहिए। ये 82 की बात है। ठीक। शाह साहब की हुकूमत 84 में ये पहले नोट होनी चाहिए बात। तो उसका नतीजा ये निकला कि और आपको तो पता है मॉब फ्रेंजी क्या होती है। बिल्कुल। वो नहीं देखते सच क्या झूठ क्या, क्या नहीं क्या लीडर नहीं। ने कहा सुन लिया, कुछ भी हो जाता, हो सकता था।
तो ऐसी ख़राब हालत में वो वहाँ से बेचारे निकले कि खुदा जाने हमारा क्या हाल होगा। उसमें बहुत ही सीनियर थे मोहन किशन तिक्कू, MK तिक्कू, बहुत शरीफ नफ्स थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे वो तो ऐसे थर थर कांप गए, क्योंकि वैसे भी कश्मीरी पंडित ये झगड़े झगड़े में बिलीव नहीं करते हैं, लड़ना झगड़ना ना उनको पसंद नहीं है, वो नहीं मानते नहीं हैं। तो वो तो बिल्कुल ही खैर बहुत ही नरम तबीयत के इंसान थे। तो उनकी तो हालत बहुत ख़राब हो गई, मुश्किल से उनको गाड़ी में बिठाया गया, इतनी जलालत हुई उनकी। तो अगर आप मान लीजिए 2 मिनट के लिए मेरे घर में आप ही आए हैं, मैं आपकी बेइज्जती करूंगी, तो फिर आप मेरा साथ कैसे देंगे? अगर आपके ऊपर छुरी भी रखी जाएगी, आप नहीं देंगे मेरा साथ? जी बिल्कुल। हर एक को अपनी इज्जत प्यारी होती है, हर एक को अपनी इज्जत प्यारी होती है, चाहे वो भीख क्यों ना मांग रहा हो। तो जब ऐसा वाक़ा हुआ, कुदरती तौर पे जब वो पूरी की पूरी ही कैबिनेट चोर मानी गई, तो फिर बददिल नहीं होते कारकुन क्या? कुदरती दराड़ बिस्मिल्लाह वहाँ से हुई, ठीक, एक दराड़ पड़ गई। कहने को तो उन्होंने बात कह दी, लेकिन ये नहीं सोचा कि इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं। ठीक, ऑटोमेटिकली फिर ये होता गया। नहीं तो ये एक इंसान नहीं कर सकता, किसी के दिल में नफ़रत नहीं पैदा कर सकते हो आप जब तक आप ऐसी एक्शंस नहीं लोगे। नहीं तो किसी को क्या तकलीफ़ हो सकती थी। फारूक साहब के साथ में 2-3 दिन पहले ही तो हुआ था मुकर्रर के नहीं, शाह साहब उनके डिप्टी क्या रहेंगे। उन्होंने कहा मुझे किसी भी तरीके से काम करने में कोई एतराज़ नहीं है। और फिर उनको शायद हाई कमांड से आया, नहीं भाई ऐसा मत करो। क्या हुआ? मोस्ट प्रोबेबली यही हुआ। तो वो दरार बढ़ती गई। तो आप शेख साहब के पास गई, बात की अपने अब्बू से कि ये जो मामला बना है ठीक नहीं बना है, डॉक्टर साहब ने इस तरीके से कह दिया? नहीं, ये तो उनके गुजरने के बाद बात हुई ना। ये सारी गुजरने के बाद की बात? ये तो उनके गुजरने की बाद जो जलसा हुआ जब डॉक्टर फारूक आए इक़्तिदार में, ये तो उसके बाद की बात है ना। उनके होते हुए तो ये बात नहीं हुई। अच्छा, जब दरार पड़ी, मैं यही और ये सब भी आग लगाई गई थी, पूरे वहाँ से बाहर से आई थी पूरी आग। अच्छा, क्योंकि अंग्रेज़ों से हमने जो, अंग्रेज़ों में बहुत सारी सिफात हैं, बहुत कुछ हम लोग उनसे सीख सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमने एक ही चीज़ सीखी, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल, ये तो पक्की बात है। तो डिवाइड एंड रूल का सबक इतना पक्का सीखा कि वही अप्लाई किया गया उस टाइम। लेकिन बेगम साहब, आप लेकिन नतीजा क्या हुआ जी? कश्मीर को तो इन्होंने बहुत ख़राब किया, हिंदुस्तान का तो कमर तोड़ दी इन्होंने, हिंदुस्तान की। क्योंकि जो दौलत हिंदुस्तान के पास थी या अभी भी है, वो सारी लुटाई जा रही है कश्मीर के पीछे। कुछ तो ब्राइब देने में, कुछ आर्मी के पीछे पीछे, कुछ पुलिस के पीछे पीछे, सारा पैसा इधर लुटाया जा रहा है। हिंदुस्तान वाले जहाँ थे, पूरी बाकी रियासतें उधर ही हैं जहाँ पड़े हुए हैं, भीख मांग रहे हैं। बेगम साहिबा, मैंने एक बड़ी अहम बात आपसे पूछी, 83-84 की बात इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि एक एक लोगों के बीच में बात उस वक्त चली गई, बात तो ज़रूर वो ये कहा गया कि आप बेगम खालिदा शाह जो हैं, एक बड़ा कलीदी किरदार था उनका 84 में जो शाह साहब की ने अलहदगी इख्तियार की नेशनल कॉन्फ्रेंस से, और ठीक सामने फ्रंट पर तो ज़रूर GM शाह थे, लेकिन बेगम खालिदा का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट उसमें रोल था। तो क्या रोल था? और डॉक्टर फारूक साहब के साथ उस वक्त कोई बातचीत आपकी बहन के तौर पर हुई या नहीं हुई, या सियासी हरीफ ही रहे फिर आप? नहीं, इसमें तो बात करने का मैंने सोचा भी नहीं, क्योंकि जो बात हो चुकी उसको आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं। ठीक। लेकिन ये ज़रूर था मेरे मन में कि इस पार्टी को तबाह नहीं होने दे सकते हैं, क्योंकि मुझे मालूम था असली साजिश कहाँ से आई है, इसके पीछे कौन कार फरमा है, और उनका मकसद डॉक्टर फारूक से उन्हें कोई प्यार नहीं है, अपने मकसद से प्यार है। ठीक, ये मुझे पूरी तरह मालूम था। लेकिन पार्टी को कैसे बचाया जा सकता, अभी हमारे जो लोग बददिल हुए थे वो किसी भी तरफ जा सकते थे, और पार्टी का नुकसान हो सकता था, कौम का नुकसान हो सकता था, और वो ऐसे लोग थे जिन्होंने बेहद कुर्बानियाँ दी थी अपने रियासत के लिए। तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात हुई, आपकी बताया, आपने समझाने की कोशिश की कि आप जिस खेमे का हिस्सा बन रहे हैं वो खेमा असल में, वो उससे फिर कहने से क्या मकसद क्या हाल होता, जो डैमेज होना था वो तो हो चुका था ना, वो तो एक फजूल सी बात थी। लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं कि नई दिल्ली की ईमा पर GM शाह साहब ने जो है
वो अलहदगी इख्तियार की थी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से। वो किसी की एमा पे अलहदगी या कोई बात करने वाले इंसान थे ही नहीं। आप कश्मीर के किसी भी बंदे से पूछ सकते हैं, उनका वो मिजाज ही नहीं था कि वो किसी की डिक्टेशन ले। ठीक, वो तो उनके खून में था ही नहीं, डिक्टेट करेगा कोई उनको और लोग डिक्टेशन देंगे और वो सुनेंगे। अच्छा खालिदा जी, एक और इम्प्रेशन है शाह साहब के बारे में, मरहूम शाह साहब के बारे में ये भी इम्प्रेशन है कि वो बड़े प्रो पाकिस्तान थे। आम मतलब कुछ उनके सियासी दोस्त थे या सियासी हरीफ भी कुछ कहते थे कि बड़े प्रो पाकिस्तान थे। जब चीफ मिनिस्टर भी थे तो तब भी वो इस तरह का उनका माइंडसेट था। जगमोहन भी अपनी किताब में कुछ जो है जीएम शाह को लेकर जगमोहन की तो अब बात ही ना करें, तो वो तो जो दिल में आता था कहते थे। लेकिन ये पक्की बात है कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं थे। लेकिन जब आपका अपना कहीं पे, ये हमारे अपनी कौम की एक वहाँ पे माने आप शाख है वो, तो वो कौमियत तो है हम में। हम नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान को डुबो दीजिए, पाकिस्तान तबाह होना चाहिए। उसके लिए चाहे कोई मुझे पाकिस्तानी कहे, चाहे मुझे कुछ भी कहे, फांसी चढ़ा दे, हम नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान ख़राब हो, किसी सूरत में नहीं चाहेंगे। और फिर आप दूसरी तरह से भी लेंगे तो पाकिस्तान की तबाही हमारी तबाही है। यहाँ तबाही होगी तो पाकिस्तान भी उसमें ज़रूर आएगा। ये इस तरह से माने आप दो भाइयों ने दो अलग घर बनाए हुए हैं, तो एक पे आफत आएगी तो दूसरे पे तो आनी ही आनी है। लेकिन मुश्किल ये है कि कोई भी बोले ना कि पाकिस्तान के लिए जुल्म नहीं होना चाहिए या वहाँ पे ये गलत हो गया, वो पाकिस्तानी हो जाता है। पाकिस्तानी होना इस पे नहीं मुनहसर होता है। ये तो एक हमदर्दी है जो हमें, नहीं तो पैलेस्टाइन का और हमारा कितने हज़ारों मील का दूरी का वास्ता है, लेकिन हमारे जज्बात उनके साथ ज़रूर हैं। उसके लिए आप हमको फांसी भी चढ़ा दें तो हम तो ये ज़रूर कहेंगे कि हम उनके साथ में हैं। बेगम साहब, उसके बाद शाह साहब की हुकूमत थोड़ी देर के लिए रही, हुकूमत ख़त्म हुई, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस में दोबारा इंतखाबात में हिस्सा लिया। लेकिन बेगम खालिदा शाह अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस वक्त भी सरपरस्त आला हैं। आपके बेटे मुजफ्फर शाह पार्टी को चला रहे हैं। उसके बाद से लेकर 1983 से लेकर आज 11 अगस्त 2021 में आपके साथ बात कर रहा हूँ, अभी भी अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं बनी, जबकि गुपकार का आप ज़रूर हिस्सा हैं। उसकी क्या वजह? क्या आज भी हो सकता, घरेलू तौर पर क़ुर्बत तो जाहिर सी बात है, भाई बहन हैं वो तो होगी ही, लेकिन ये सियासी क़ुर्बत में तब्दील होगी या ये कतन तब्दील नहीं हो सकती? वो हमेशा डिपेंड करता है ना दोनों फरीकों के ऊपर। और यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे बहुत से तरफ के बड़े लोग बैठे हुए हैं जो दूसरे समझते हैं कि ये बड़े हमदर्द हैं, लेकिन वो हमदर्द नहीं हैं। वो इसी फिक्र में रहते हैं कि ये लोग आपस में नज़दीक ना आएँ, ठीक, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इससे उनको और भी डैमेज हो सकता है। डैमेज तो उनका होगा ही होगा अल्टीमेटली, इसमें तो कोई शक नहीं है। उन्होंने तो तबाह होना है जो इस दर पे हैं, लेकिन अभी भी ये फोर्सेस यहाँ पे काम कर रही हैं। डॉक्टर साहब मिलने आते हैं आपसे? हमेशा, हम तो आते जाते रहते हैं हमेशा। तो कभी इस 5 अगस्त 2019 के बाद किसी वक्त आपको दावत दी हो कि आप अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम कर दें नेशनल कॉन्फ्रेंस में? नहीं। या आपको कभी ये लगा हो? नहीं। जब हुआ था उस वक्त फिर इनके अपने लोगों ने नहीं करने दिया। जब महिदीन शाह गुजर गए, जो इनके जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे उन दिनों, उनके वहाँ पे उन्होंने कहा कि नहीं, हमको आपस में मिल जाना चाहिए। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, कुछ लोग हैं जो इस दर पे रहते हैं कि ये ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। मुजफ्फर शाह के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से क़ुर्बत के बाद कौन सा तूफ़ान जम्मू कश्मीर में ऐसा आ जाएगा? ये इनको ख्याल है ना, जो वो तूफ़ान अभी भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ के कश्मीरी जो हैं वो पूरी तरह समझ गए हैं कि हम सब चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन हमारे दुश्मन एक हैं, वो मुश्तरका है। ठीक, हम बेशक हमारी पार्टी का नाम अलग है, लेकिन हमारे दुश्मन मुश्तरका हैं। ठीक, इस भूल में किसी कश्मीरी को न है कोई, न किसी को रहना चाहिए। हम इक्वली नापसंद किए जाते हैं, तभी हम पे जुल्म तोड़े जाते हैं। मैं आपसे बात, अब आ जाए एक से फ़ायदा उठाना है, कल दूसरे से उठाना है, वो अलग बात है। हाँ जी आप ठीक हो, ये हो, वो सब बकवास है। वरना हमारे दुश्मन जो है वो सो हैं।
इस बार 5 अगस्त 2019 के बाद आप कैदोबंद में थी, तो ये कैदोबंद वो जो 1953 से लेकर 1975 तक की परेशानियां थी, उसके मुकाबले में इस कैदोबंद को आप कैसे देखते हैं? और क्या इस कैदोबंद में कोई अलग एक्सपीरियंस हुआ और उसमें कुछ अलग एक्सपीरियंस था? नहीं, इसमें ये एक्सपीरियंस हुआ कि जो कि हमारे अपने ही यहाँ पे थे, जैसे सिक्योरिटी वाले थे, पुलिस के बंदे थे, वही हमारे आगे खड़े हो जाते थे कि नहीं आप बाहर नहीं जा सकते। और बाहर कहा जाता था, अब बदकिस्मती ये थी, बाहर ये इम्प्रेशन देते थे, ऐसे बोलते थे कि ये तो खुद ही बैठे हुए, हमने थोड़ी इनको मना किया हुआ, इनको कौन रोकता है बाहर जाने से। और हकीकत ये थी कि जो ही हमने 2 बार अटेम्प्ट की। पर आपके लिए नया तो कुछ नहीं है, ये तो नहीं, हमें तो कोई नहीं फर्क पड़ता था, लेकिन इनके झूठ को साबित तो करना था ना। तो हम कितनी बार निकले गाड़ी में, और सवाल ही नहीं, वो तो तस्वीरें हमने अदालत में पेश की, और अगर हम छूटे भी तो अदालत के जरिए, अदालत में साबित करके कि ये पुलिस वाले आए, इन्होंने ऐसे किया, और उनके ऊपर वापस केस भी है किया हुआ हमने, जो पुलिस के अफसर थे। ये तो पहले जो भी कुछ होता था ना, पता होता था, हाँ जी अरेस्ट वारंट आता था, हाँ जी ठीक है आप अरेस्ट हो। ये तो एक नई पिक्चर बन रही है। ये अरेस्ट वारंट कितनी बार बेगम खालिदा शाह ने देखा है? ये टाइप नहीं, ये तो इस टाइम मैं कह रहा हूँ 1953 से लेकर ठीक आज तक कितनी बार अरेस्ट वारंट? नहीं, वो बख्शी गुलाम अहमद के टाइम पे हुआ, उसके बाद फिर अब हुआ ये नया तमाशा। ये तो नया स्टाइल था ना अब। लेकिन आपसे पूरी बातचीत के बाद एक इम्प्रेशन जो मैं गैदर कर पा रहा हूँ वो ये है कि अभी भी बेगम खालिदा शाह और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बीच में सियासी तलखियाँ तो हैं। नहीं, कोई तलखी नहीं है, कोई तलखी किस बारे में होगी? हमें पावर की ज़रूरत तो नहीं है, हमें सिर्फ अपनी पार्टी को बचाना है, अपनी कौम को बचाना है। अपनी पार्टी से मुराद आपकी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिसने सारी यहाँ पे बुनियाद डाली, जैसे लैंड टू टेलर किया, एजुकेशन को बढ़ावा दिया, मेडिकल जो था, जो भी तब से बना, आज तक आप बता दीजिए कहाँ पे क्या नया बना? पिछलों को ही इनॉग्रेट करते हैं अपने बाप दादा के नाम से, भाई वो किसने किया हुआ है वो कोई नहीं बोलता। ठीक। तो ये हमारे यहाँ ये तजाद नहीं है, हम सब जुट के अपनी रियासत को बचाना चाहते हैं, चाहे वो जम्मू है, चाहे श्रीनगर है, कश्मीर है, लद्दाख है या करगिल है। ठीक। अपनी रियासत को बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। खालिदा जी, आपका और डॉक्टर करण सिंह की जो अहलियाँ हैं, कहा जाता है कि आप दोनों सहेलियाँ हैं आपस में, तो आप दोनों जाहिर सी बात है कुर्बत भी ज़बरदस्त होगी, तो उस कुर्बत को लेकर कुछ कहना चाहेंगी क्या? डॉक्टर साहब को आपने 5 अगस्त 2019 के बाद कभी उनसे बात हुई हो, या 1953 के थे ना? हमारे यहाँ ऐसा है कि हम किसी से मिलना नहीं छोड़ते, क्योंकि दुश्मन हो दोस्त हो, बात करने में किसी का नुकसान नहीं होता है। जहाँ पे आपकी आइडियोलॉजी है वो तो वहाँ है, अपनी जगह पे कायम है, लेकिन दुआ सलाम हमने कभी किसी के साथ नहीं छोड़ी। अच्छा, वो जो डॉक्टर करण सिंह की अहलिया के साथ आपकी कुर्बत थी, 53 और 75 के बीच में भी वो कुर्बत थी कि हमेशा नहीं? हम तो बहनों की तरह थे। अच्छा। हमेशा बहनों की तरह थे। तो कभी हमारे रिश्ते को कोई नहीं तोड़ सका। तो कभी आप ये उनसे नहीं कहती थी कि भाई आप मेरे अब्बा गिरफ्तार हुए हैं? ये कहा जाता है कि डॉक्टर करण सिंह ने भी उसमें बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। बेचारी का क्या कसूर था? मैं क्यों बोलती, उसको क्यों दुखी करती? उसका कोई उसमें वास्ता ही नहीं था। तो कभी नहीं, ऐसा जिक्र ही नहीं किया कभी। कभी खानदान का, पूरे खानदान का मिलना होता है? पूरा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, हमेशा, डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल, हमेशा हम लोग तो हमेशा शाम को मिलते हैं। अच्छा। आजकल भी, ख़ास तौर पे जब से ये हुआ 5 अगस्त, तब से तो हमारे यहाँ ये माने एक तरह का रूल बन गया है कि आज सब फारूक साहब के यहाँ मिलेंगे, कल साहब मेरी छोटी बहन के यहाँ मिलेंगे, नेक्स्ट टाइम हमारे यहाँ आके बैठेंगे सब, घंटा भर बैठ के। सियासी गपशप होती है या बस सभी बात होती है, सभी बातें जो भी मौका होता है। अच्छा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को लेकर मुफ्ती मोहम्मद सैयद से मैंने एक बात की थी, तो उन्होंने एक बड़ी कमाल की बात की थी। उन्होंने ये कहा था कि मैंने कहा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला डज नॉट सीम टू बी अ वेरी सीरियस पॉलिटिशियन, ही इज टेकिंग इवन जम्मू एंड कश्मीर नॉन सीरियसली। तो मुफ्ती साहब ने आगे से जवाब दिया, इन हिज नॉन सीरियसनेस लाइज हिज पॉलिटिक्स।
तो आप बहन हैं, अपना अपना स्टाइल होता है ना हर आप बहन हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को लेकर लोग ये भी कहते हैं जी दिल्ली जाते हैं तो वहाँ वैसी बात करते हैं, जम्मू आते हैं तो वहाँ वैसी बात करते हैं, कश्मीर आते हैं तो वहाँ वैसी बात करते हैं। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को लोगों ने बहुत ज़्यादा सीरियस मोड में देखा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के अंदर वो जो बचपना था, या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के अंदर वो जो एक अलग सी अदा थी जो उनकी, वो लोग कहते हैं कि वो ऐसा लगता है कि कहीं गुम हो गई है। क्या बेगम खालदा शाह जो उनकी बहन है, आपने इनके अंदर कोई बदलाव देखा? देखिए ना, कुछ भी गुम नहीं होता, लेकिन इंसान जो जो ज़िंदगी गुजारता जाता है तजुर्बात होते रहते हैं, और दुनिया के तजुर्बात इंसान को सिखाते जाते हैं। साथ साथ उम्र बढ़ती जाती है, आप ज़्यादा संजीदा होते जाते हैं, आप सब चीज़ को पूरी तरह समझते हैं। ठीक, डॉक्टर फारूक साहब कब संजीदा तो हर एक समझता है, हर एक संजीदा तो हमेशा होता है इंसान। अब सिर्फ हर एक का अपना स्टाइल होता है लाइफ का, लाइफ कैसे गुजारेगा इंसान, वो अपना अपना स्टाइल होता है। एक ही माँ के 5 बच्चे हों, 4 बच्चे हों, 3 बच्चे हों, हर एक का अलग मिजाज होता है। नहीं खालिदा जी, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की कैबिनेट के लोग थे 1983 के बाद की ही बात करते हैं, कहते हैं बहुत कंफर्टेबल थे, बड़े खुश होते थे। वो कहते थे कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को ही चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, जीएम शाह नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा सीरियस आदमी नहीं होना चाहिए जो हमें पूछताछ करे। डॉक्टर साहब ठीक है, मस्त रहते हैं पूरा दिन, हमसे पूछते नहीं। 1996 से लेकर 2002 तक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जब दोबारा चीफ मिनिस्टर बने तो ये बड़ा मशहूर है, लोग कहते हैं डॉक्टर साहब नहीं हुकूमत चलाते थे, चीफ सेक्रेटरी हुकूमत चलाया करते थे। तो आप तो बहन हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ इंप्रेशन तो आपको भी ये होगा कि क्या वाकई लोगों ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के इस नॉन सीरियस नेचर का फायदा उठाया, जो सियासी लोग उनके साथ फायदा उठाने वाले तो किसी से भी फायदा उठा लेते हैं, बड़े से बड़े अक्लमंद इंसान से भी फायदा उठा लेते हैं। लेकिन बेसिक बात ये है कि ये समझनी ज़रूरी होती है कि हर एक का नेचर डिफरेंट होता है। अच्छा, हर एक अपने मिजाज के हिसाब से चलता है। उमर अब्दुल्ला को कैसा देखती हैं आप? हर एक का है ना अपना अपना स्टाइल। But do you मतलब does he seem to you more serious than डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला? नहीं, जैसे सब हैं वैसे वो भी एक नॉर्मल इंसान है, ना ऊंच है ना नीच है, एक नॉर्मल इंसान है जिसको कहते हैं। तो मैंने आपको कहा ना कि कश्मीर से ही हमें सुनने को मिलता है। पुराने सियासी लीडर से बात की तो उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला का मिजाज बिल्कुल वैसा है जैसा शेख साहब का मिजाज था। तो आप तो बेटी नहीं, वो तो ख्वाब में भी किसी का नहीं है, तो ख्वाब में भी किसी का मिजाज नहीं हो सकता। नहीं। बिल्कुल आखिर में खालिदा जी, क्या आप सियासत में हम आपको अब एक्टिव देख सकते हैं या मुजफ्फर शाह के ज़रिए ही अब सियासत होगी? नहीं, सियासत में तो मैं एक्टिव हूँ, हमेशा एक्टिव हूँ, लेकिन सबको काम तो चलाना है ना, बैकरूम प्लेयर आगे तो चलना है ना। मतलब आगे इंसान को हमेशा ये सोचना चाहिए, चाहे घर हो, ले लीजिए आप पार्टी को छोड़ दीजिए, घर में भी हमेशा सेकंड लाइन थर्ड लाइन होनी चाहिए। ठीक, क्योंकि बुजुर्गों का कुछ पता नहीं होता कब वो चल पड़े, ये एक हकीकत है जिसको कोई नहीं झुटला सकता। और बेहतर होता है कि बुजुर्ग अपनी ज़िंदगी में अपने छोटे को काम करने दे, ठीक, उसको खुली छूट दे, उसको पीछे से गाइड करे और उसको खुली छूट दे कि वो आगे बढ़े, काम करे। ये हर एक को करना चाहिए, क्योंकि फिर किसी के गुजरने के बाद दूसरे को मुश्किलात आ सकती हैं, परेशानियां आ सकती जब अपने बुजुर्ग के होते हुए कदम उठाएगा तो कदम कदम पे उसे मशवरा मिलेगा। डॉक्टर साहब आते हैं मशवरा लेने आपसे? जब कभी कोई बात होती है तो हर एक से बात करते हैं। अच्छा, वैसे कुछ याद है आपको, कभी डांटा हुआ आपने बड़ी बहन के तौर पर डॉक्टर साहब को? नहीं, मुझे हमारे यहाँ ये लड़ाई झगड़े डांट डपट का काम होता है। डॉक्टर साहब भी ये कहते हैं कि भाई हमें तो पता ही नहीं है, वो अब्बू जी किया करते। हमारे घर में ये मसला ही नहीं होता था, बच्चे नहीं लड़ते जड़ते हैं आपस में, हमारे यहाँ सिलसिला कभी नहीं होता था। वैसे तो इंटरव्यू ख़त्म करना चाहता हूँ, लेकिन जहन में एक और आखिरी सवाल आया है, वो ये है कि महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की रियासत की पहली फीमेल चीफ मिनिस्टर बनी, और आप वादी कश्मीर में हैं, और वादी कश्मीर में औरत होने के नाते सियासी मैदान में आना और फिर कामयाब होना और फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर की कुर्सी तक पहुंचना, ये आम लोग कहते हैं बड़ा मुश्किल काम है। तो चूँकि जाहिर सी बात है, लोग जब ये बात करते हैं तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के ख़ानदान को जहन में रख के करते हैं। कि अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जो लोग इंटरव्यू देखेंगे तो वो भी ये कहेंगे कि क्या बेगम खालिदा शाह ये हैं, ये तो बहुत वसी और
बहुत इंटेलेक्ट और बहुत विजडम और बहुत सारी चीज़ें लोग कहेंगे। तो आपसे यही जानना चाहूँगा कि शेख साहब के ख़ानदान से महबूबा मुफ्ती के स्टैचर की, उनके लेवल की लीडर आ सकती थी, लेकिन क्यों नहीं आ पाई? आना ही नहीं चाहा किसी ने। कोई रोकता ना, रोकता तो कोई नहीं था। बहुत बहुत कोई नहीं रोक सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी बेगम खालदा शाह। आपने जम्मू कश्मीर की तारीख़ का वो हिस्सा सुना है जो हिस्सा शायद आपको किताबों में पढ़ने को नहीं मिले। आपने बेगम खालदा शाह से सुना है उन तमाम वाक़ात के बारे में जिनकी कुछ झलकियाँ आपको अलग अलग किताबों में मिलती हैं। कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर की तारीख़ और ख़ासकर वादी कश्मीर से जुड़ी हुई तारीख़ का जो भी बाब है वो आप तक इन्हीं जैसी शख्सियात के ज़रिए हम पहुँचाएँ। दीजिए इजाज़त, आदाब।